नमस्कार दोस्तों, समर्पण एजुकेशन हब पे आपका स्वागत एवं अभिनंदन। अपना जो टॉपिक चल रहे थे मौलिक अधिकार, उनको आगे बढ़ाते हुए, क्रम बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें, मुश्किलें तो सभी के जीवन में आती हैं। कोई हार मान लेता है तो कोई उन्हीं को जरिया बनाकर सफल हो जाता है। दोस्तों, मेरा कहना का मतलब यही है कि मुश्किलें, अगर आपने पढ़ाई करना स्टार्ट की है तो बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जितनी मुश्किलें हैं उनको सामना करना पड़ेगा। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और उस पेपर को पास करना पड़ेगा और उस पास करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपकी मेहनत रंग लेके आएंगी। और कहते हैं जब भी आपको सफलता मिलेंगी। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन क्या करते हैं, मौलिक अधिकारों की आज लास्ट क्लास है, उसमें मैंने विस्तार से सारी बातें बता दी हैं। और आपको है यहां से अब क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। ये मौलिक अधिकार है, तो आप ध्यान रखना, मैंने शुरू से बता दिया था, तो ध्यान रखना मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार की मैंने जो 4 पार्ट दिए हैं, 4 पार्टों में से कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है उसमें से मैंने आर्टिकल बारीकी से उसके अंदर से जो बातें थी वो भी मैंने बताने की कोशिश की है। इसलिए अगर आपने हर क्लास मिस कर ली तो नुकसान किनका है, आपका नुकसान है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने दिल से सारी क्लास लेने की प्रयास किया और एक भी क्लास में ऐसा कोई वर्ड नहीं था जो मैंने नहीं बताया है। अगर आप मेरी क्लास देख के चले गए और एग्जाम से पहले भी अगर आपने देख लिया तो आर्टिकल जो अपने मौलिक अधिकार से आ रहे हैं वो आप है ना गलत नहीं करोगे। दोस्तों, इस कड़ी को अपन आगे बढ़ाते हुए मैं बात करना चाह रहा हूं, इसलिए कहते हैं कि आपको है ना, तो इसके बाद में एक और बताता हूं कि संघर्ष, जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष के कोई मान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता है। सही कहते हैं दोस्तों, अगर आपने कड़ी मेहनत की है तो आपकी असफलता को रोकने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, आपको है ना कड़ी मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करोगे तभी आपको सफल हो पाओगे। इसलिए अपनी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपनी चल रहा था टॉपिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पूछे तो ध्यान रखना, भाग कौन सा अपना 3 है। आर्टिकल कहां से प्रारंभ हो रहे हैं, ध्यान रखना 12 से लगाकर अपने 35 तक आर्टिकल मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। और ये प्रेरित कहां से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित होकर ये बना हुआ है। इसलिए आपको मौलिक अधिकार की जो भी बातें हैं तो आप ध्यान रखना। अगला है अपना आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल क्या, जो अपने जो मौलिक अधिकार चल रहे थे, कौन सी स्वतंत्रता अपनी, आज स्वतंत्रता अपनी कौन सी होंगी, संस्कृति कौन सी है, संस्कृति ही कौन सी, आज होंगी अपनी को यह है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। क्या है, क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार है अपना, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। तो अपन क्या है, इस आर्टिकल में क्या दे रखा है, 19 के अंतर्गत कौन सा है, आर्टिकल 29 में क्या बात बता रखी थी कि संस्कृति एवं शिक्षा का
अधिकार है। क्या दे रखा है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दे रखा है। और इसमें क्या है कि 29 में दे रखा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसके लिए है? जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण। क्या बात कर रखी? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए। किसके? वर्गों के हितों के लिए। वर्गों के हितों का संरक्षण। ये लाइन ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, अगर आर्टिकल पूछा जाए कि 29 के अंतर्गत क्या बात है, तो 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात कर रखी है। तो संरक्षण के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं, तो ध्यान रखना, आपको इस संरक्षण के अंतर्गत पूछा जाता है तो इसमें पहली बात क्या बता रखी है कि भारत के राज्य क्षेत्र, यानी जो भारत के राज्य क्षेत्र हैं उसके किसी भी भाग में यानी किसी भी कोने में जाकर वो अगर निवासी नागरिकों का अपने विशेष भाषा, बोली, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने को अपना अधिकार होगा। यानी इसमें स्पष्ट बात कह रखा है, यानी 29 में कह रखी है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए उसमें यह बात कर रखी है कि जो भारत में रहने वाले नागरिक होते हैं उनको स्वतंत्र रूप से कहीं भी वो निवास हो सकता है, पर विशेष भाषा यानी वो निवास भी हो सकता है और पूर्ण रूप से अपनी वो बोली जाने वाली भाषा भी बोल सकता है। वो अपनी लिपि कहीं भी अपनी जो अपना लिखना चाह रहा है वो अपने हस्ताक्षर किसी के लिखित में कर सकता है। और वह संस्कृति को बनाए रखने यानी अपनी संस्कृति को स्वयं वो बनाने का अधिकार पूर्ण रूप से इस आर्टिकल 29 के अंतर्गत बात कर रखी है। अगला आर्टिकल दे रखा है इसी के अंतर्गत दूसरा भाग में बताया है 29 में, यानी राज्य के द्वारा पोषित, यानी राज्य के द्वारा जो खान पान का है, जो पोषित है, जो सहायक प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, यानी केवल धर्म है, मूल वंश या जाति है या भाषा यानी बोली है या इनमें किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। इस आर्टिकल 29 के अंतर्गत दूसरा भाग में यह बात बताई गई थी, यानी कोई भी राज्य का व्यक्ति है उसे पोषित हो या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म यानी किसी भी धर्म यानी धार्मिक जो धर्म के आधार पर है या मूल वंश यानी नस्ल के आधार पर, जाति यानी किसी भी जाति का हो या भाषा यानी उसकी भाषा यानी बोली किसी भी उसकी बोली कोई भी हो या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी 29 में कहने का मतलब यही है कि उस नागरिक को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे रखी है कि वो स्वतंत्र से बोल सकता है, उसे लिपि अपनी स्वेच्छा से काम कर सकता है और अपनी संस्कृति को वो अपनाने का पूर्ण रूप से अधिकार दे रखा है। क्या दे रखा है? उसको पूर्ण रूप से अधिकार दे रखा है। अगला है नोट लगा के ध्यान रखना, नोट लगाओ। उस नोट में इसमें क्या बात बता रखी थी? जो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनुसार अपने बात रखी थी, उनका कहने का मतलब ये था यानी भाषा यानी बोली में आंदोलन का भी अधिकार होगा। यानी उसे अधिकार है, अगर उसे पूर्ण रूप से कोई भी शिक्षा पा रहा है या उसे कुछ सर्वोच्च न्यायालय में उसको कोई भी परेशानी आ रही है तो वो आंदोलन करने का भी पूर्ण रूप से अधिकार है। और वो भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण यानी राजनीतिक तौर पे वो भाषण भी दे सकता है। वादे यानी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लेख नहीं है,
इसमें क्या है, अगर वो पूर्ण रूप से अगर वो भाषा की बोल रहा है उसे ये पूर्ण रूप से अधिकार दे रखा है। कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत, यानी वादे जनप्रतिनिधि अधिनियम एक लागू किया गया था और ये अधिनियम 1951 में लागू किया गया था। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा था किस आर्टिकल, उन्होंने क्या किया कि भाषा में आंदोलन का भी अधिकार होगा, अतः भाषा के संरक्षण हेतु राजनीतिक भाषण या वादे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का उल्लेख नहीं है। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो बच्चों ने गलत किया था। तो आप ध्यान रखना, इसमें आर्टिकल पूछा है वो 29 के तहत, किसके अंतर्गत, 29 के अंतर्गत, उसमें एक यानी पॉइंट लगा के उन्होंने बात की थी। इसलिए आपको जो भी है ना यहाँ पे जो अच्छी है, जो मैंने नोट के द्वारा यहां लगा के मैंने बात बताई है। अगला है यानी अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 का, यानी अनुच्छेद 30 का भी बोल सकते हो आप, या इसको आप क्या बोलते थे, एक भी कहते हैं, एक या एक। इसमें क्या बात की है, यानी शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किसमें दे रखा है, ये आर्टिकल 30 में दे रखा है कि वो शिक्षा संस्थानों का स्थापना भी कर सकता है और वह प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। यानी इन पे ये पूर्ण रूप से अधिकार दे रखा है कि वो पूर्ण रूप से शिक्षा संस्थानों में वो स्थापना भी कर सकता है और उसके प्रशासन के अनुसार वो अपना कार्यभार भी कर सकता है। इसके अंतर्गत बात बता रखी है कि राज्य क्या कह रहा है कि राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग यानी वर्गों की शिक्षा संस्थान जो संस्था है कि किसी भी संपत्ति यानी उसे किसी की भी संपत्ति के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम इतनी हो कि उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निबंधित या निराकृत नहीं है। यानी उसे पूर्ण रूप से अधिकार दिया जाना चाहिए। यानी जो सार्वजनिक जैसे कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कूलें बन रखी है उनको रूप से पूरा अधिकार किनको दे रखा है, सरकार का अधिकार है। वो क्या करती है कि साल में स्कूलों को बनाने का भी काम करती है और उस जब वो स्कूलें नहीं चल पाती है वो पूर्ण रूप से उसे बंद करने का भी अधिकार होता है। इसलिए मेरा कहना का मतलब यही है, इस 30(1) में यही कहा है कि वो शिक्षण संस्थानों में क्या कर रहा है, यानी वो पूर्ण रूप से इसकी स्थापना भी कर सकता है और प्रशासन आके उसमें पूर्ण रूप से कार्यभार भी संभाल सकता है। इसलिए कहने का मतलब यही है कि आपको जो भी कार्य है इसके पूर्ण रूप से इस आर्टिकल 30 के अंतर्गत बात बता रखी है। तो आपको इतना थोड़ा ध्यान रखना। क्या कह रहा था कि राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थानों की किसी भी संपत्ति के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति हो या उसकी रकम इतनी हो, यानी वो इतनी रकम नहीं दे सकता है इसलिए इतनी रकम रखनी चाहिए जिसके कारण उसको वो देने के लिए वो तत्पर रह सके और इतनी हो कि उनके लिए प्रत्याभूति अधिकार निबंधित या निराकृत नहीं हो, यानी उसे पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए। आगे है इसी में जो अपने आर्टिकल चल रहा था 30 में बताया है कि राज्य आर्थिक सहायता यानी राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। यानी कोई भी संस्थानों में बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत है यह आर्टिकल अपना कौन सा 30 के अंतर्गत बात रखी है कि वो आदमी कहीं भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। फिर है इसमें नोट लगा के उन्होंने एक पॉइंट बताया है। तो पॉइंट क्या बताया है कि अल्पसंख्यक यानी अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो आप ध्यान रखना, जो संविधान के अंतर्गत जो भारतीय संविधान बना है उसमें कौन सा शब्द अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया है, यानी उसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो आपको इस आर्टिकल के अंतर्गत बात बता रखी है तो थोड़ा ध्यान रखना। इसमें क्या कह रखा था
यानी इसमें नोट लगा के अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ये बात इसमें कह रखी है। तो आपको ध्यान रखना है, यानी ये इंपॉर्टेंट भी है और यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात कह रखी है। तो आपको इसको नोट लगा के अपने बुकलेट में जरूर लिखो, ताकि क्या ये एग्जाम में ये बार बार प्रश्न पूछा गया है और बार बार प्रश्न आने के बाद में भी बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर गलत किया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आर्टिकल अपन क्या करते हैं कि 30 का आर्टिकल उसकी बॉडी पढ़ के चले जाते हैं और उसके अंदर की जो बात होती है वो आप लोग पढ़ नहीं पाते हो, और नहीं पढ़ने के कारण आपका नुकसान क्या हो जाता है। इसलिए मैंने जो छोटी छोटी बातें थी वो भी मैंने बताने का प्रयास किया था। आपकी समय की बचत के कारण मैंने यहाँ अपने स्लेट पे सारा काम कर दिया था, ताकि कोई बात है आपसे क्या है कि छुप नहीं पाए और आप है ना वहां से देख के अपनी कॉपी में लिख सको। इसलिए मैंने यहाँ पे सारे आर्टिकल लिखे हैं। तो आप एक ही बार ये क्लास देख ली तो आपकी क्लास पूर्ण हो जाएगी। मौलिक अधिकार से जितने भी प्रश्न आएंगे यहाँ से बाहर जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि मैंने इतना मैटर दे दिया है जो संभावित मुझे लग रहा है यहाँ से जो है वो ये करीबन RS की प्री तक एग्जाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लास है। इसलिए मैंने जीरो से पढ़ाने का भी प्रयास किया है। अगला आर्टिकल दे रखा है, नेक्स्ट है यानी अनुच्छेद 21 क्या बता रहा है, 31 में क्या बता रहा है, यानी जो आर्टिकल 30 तक तो चल रहे थे और 30 थे और फिर 31वां था जो क्या था अपना संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार दे रखा था, तो इसलिए मैंने जब क्लास चल रही थी मौलिक अधिकार जब स्टार्ट किए थे तो मैंने ये बात पूर्ण रूप से बताई थी आपको। ये बात बताई थी जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत बात है, यानी 78 के तहत तब इसको क्या कर दिया था, इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और उससे क्या कर दिया, यानी उसको आर्टिकल 300 क के तहत एक विधिक अधिकार के रूप से उसे घोषित कर दिया गया था। क्या कर दिया था, विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। अगर एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना, जब ये अपने PM कौन थे, मोरारजी देसाई थे, उस समय इन्होंने क्या किया, ये आर्टिकल लागू किया गया था और इसमें संविधान संशोधन लागू किया गया। और कौन सा संविधान संशोधन था अपना, जो 44वां संविधान संशोधन। कौन सा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम कौन सा था, 1978 की बात है, ध्यान रखना 78 में थी। और इसको क्या कर दिया, इस संपत्ति के अधिकार को क्या किया, हटाया। इसको क्या किया गया, इसको हटाया और इसे क्या कर दिया, और इसको हटा के आर्टिकल किसमें, जो संविधान संशोधन है उसे हटाकर इस संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, हटाकर 31वें हटाया और जो अनुच्छेद 31 को संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत विधिक अधिकार या कानून का अधिकार बना दिया, गया। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखना, इसमें यही बात है कि जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत
इसे हटाया गया संपत्ति के अधिकार, और उसे आर्टिकल जो 31 था उसे हटाकर कहां कर दिया गया, संविधान के अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल 300 के तहत विधिक अधिकार या कानून का अधिकार बना दिया गया है। तो आपको यहां से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप तो ध्यान रखना, उस समय पीएम कौन थे, अपने मोरारजी देसाई थे। उस समय उन्होंने ये संशोधन किया था। संपत्ति का मतलब यही है कि वह आप है ना, अब तो क्या है, वो अधिकार इसलिए दे दिया कि आप क्या है कि हिंदुस्तान में कहीं भी जगह पे जाकर अपनी संपत्ति को पूर्ण रूप से खरीद सकते हो। ये अधिकार पूर्ण रूप से दे रखते हैं कि राजस्थान का आदमी राजस्थान में नहीं खरीद सकता है, बाहर का आदमी आके भी यहाँ पे जमीन अपनी भूमि खरीद सकता है। परंतु 44वां संविधान संशोधन इसलिए लागू किया कि अगर कोई भी सरकारी जमीन, ये सारी जमीनें सरकार के रूप में है, अगर वो चाहे, सरकार ने अगर कोई भी जैसे रेलवे लाइनें या बस लाइनें अगर डालना चाहे तो उसकी अंतर्गत जब जमीन आती है तो उस अंतर्गत सरकार क्या करती है कि वो जमीन है अपने अंडर में ले लेती है और उसका जो मुआवजा होता है उस आदमी को सौंप देती है। इस कारण से सरकार ने क्या किया, ये संपत्ति के अधिकार को हटाना पड़ा और इस आर्टिकल को एक कानून के रूप में डालना पड़ा। इसलिए आपको ये आर्टिकल बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना, इसमें थोड़ी सी बात है जो मैंने बताई है, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा आर्टिकल है अपना, आर्टिकल कौन सा है ये, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठा है। कौन सा है ये अपना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रखा है, अपना अधिकार दे रखा है जो मौलिक अधिकारों का कौन सा भाग, संविधान उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। जो अनुच्छेद 32 में बात क्या बताए रखी है, 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय, जो अपने सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय हो, जो सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत, यानी ये सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अनुच्छेद 32, और जो उच्च न्यायालय, जो राजस्थान में जो छोटे अपने टोटल कितने हैं, 25 हैं जो उच्च न्यायालय हैं, उनके अंतर्गत देखो जो 226 के तहत उच्च न्यायालय में मूल अधिकारों को उल्लंघन होने पर 5 प्रकार की रिट प्रलेख जो समावेदन जारी कर सकता है। ये बात किस आर्टिकल के अंतर्गत कर रखी है, ये आर्टिकल अपने 32 में स्पष्ट दे रखा है कि उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो अपने संपत्ति को पूर्ण रूप से वो रखने का, यानी इसमें क्या कह रखा है, यानी 32 में स्पष्ट कहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आर्टिकल किसके अंतर्गत, 32 के अंतर्गत, और उच्च न्यायालय है वो 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो पूर्ण रूप से 5 प्रकार की रिटें यानी पल्ले समावेदन जारी कर सकता है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना, ये अपनी आर्टिकल जैसे ये रिटें कौन कौन सी होती है, तो रीट ध्यान रखना कौन सी रिटें होती है, तो 5 प्रकार की रिटें होती है। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन सी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब यही है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी जिसमें बनाया है, यानी वो बंदी बना रखा है, उसको पूर्ण रूप से 24 घंटे के अंतर्गत उसे पूर्ण रूप से वहां पे पेश करने का अधिकार दे रखा है। फिर है परमादेश, परमादेश दूसरा रिट जारी कर सकता है, परमादेश क्या है, परमादेश ये भी होता है, ये भी ध्यान रखना वो आदेश जारी करता है। और तीसरी रीट होती है प्रत्यर्पण, दूसरी होती है प्रतिषेध, कौन सी होती है, प्रतिषेध, क्या होती है, प्रतिषेध, प्रतिषेध होती है। इसमें क्या करते हैं कि वो अपना कानून को क्या है, अगला विश्व का विरोध है उसको पूर्ण कर सकता है। और चौथी रीट जारी करता है उसको क्या बोलते हैं, अधिकार पर्चा, यानी अधिकार जो पर्चा होता है, अधिकार पर्चा मतलब अगर कोई व्यक्ति, अधिकार पर्चा का मतलब यही होता है
अगर कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट सर्वेंट का पद धारण कर रखा है उसे पूर्ण रूप से वो पद उस लायक है या नहीं है, उसके सिलसिले में ये रिट जारी की जाती है। फिर लास्ट रिट पड़ती है उत्प्रेषण। क्या होती है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? यानी वह कानून पर लागू है या नहीं है, तो उसके लिए उत्प्रेषण किया जाता है। यानी उत्प्रेषण जो रिट होती है वो लागू की जाती है। इसलिए वो क्या बता रखा 32 में, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के तहत मूल रूप से 5 प्रकार की रिटें जारी कर रहा है, जो मैंने बता दी। बंदी प्रत्यक्षीकरण कर रहा है, यानी उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से उसे बंदी करवाया जाए, यानी उसके पास में पहुंचकर उसे बंदी कर। परमादेश यानी उसको आदेश देने का अधिकार होता है। प्रतिषेध उस कारण को जानने का भी पूर्ण अधिकार होता है। अधिकार परीक्षा यानी जिस व्यक्ति ने पद धारण किया है उसको पूर्ण रूप से अधिकार उस पद के रूप में सही है या गलत है उसके लिए दे रखा है। उत्प्रेषण यानी उस पे कोई पैसा नहीं दे सकता है जिसके कारण उसको कोई हानि पहुंचा रहा हो। इस प्रकार की 5 रिटें बता रखी हैं। अगला है 32 में जो संयम, यानी संयम एक मूल अधिकार है जिसका उद्देश्य भाग 3 उल्लेखित मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी प्रदान करना तथा प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचार की व्यवस्था करना है। आर्टिकल 32 में जब आरएस का एक प्री एग्जाम हुआ था उसमें एक स्पष्ट बात बता रखी थी। ये लाइन क्या है? हैंड टू हैंड छपा रखी थी और उसमें ये पूछा था कि ये किस आर्टिकल के संबंध में है। उन्होंने क्या दिया? ये लाइन दे दी और उन्होंने क्या किया? ये से पे कर दिया इसको और कहा कि ये आर्टिकल किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित था और इसी को घुमा फिरा के उसने क्या कर दिया कि इसमें कौन सा ये किस आर्टिकल से संबंधित है। तो ये क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों से संबंधित था। तो ये क्या पूछ रहा था? यानी ये मूल अधिकार है जिसका उद्देश्य भाग 3 उल्लेखित मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी प्रदान कर रहा है। यानी पूर्ण रूप से गारंटी कौन सा अनुच्छेद है प्रदान कर रहा था, वो किस आर्टिकल के हैं, या सक्षम उपचार की व्यवस्था करना है। ये किसके संबंधित थी? तो आर्टिकल 32 से संबंधित था। किसके संबंधित था? आर्टिकल 32 से संबंधित था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो रीटें बताई है तो उस रीटे के अंतर्गत भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या है? नेक्स्ट है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में क्या बात बता रखी है? अनुच्छेद 33 कहता है कि शासन की जो मूल अधिकार है, अधिकारों को बलों के हित के लिए निवर्धन करने की शक्ति प्रदान करना, यानी उनको बलों के आधार पर शक्ति प्रदान करने पर बल देता है। कौन सी रीट है? ये 32 में दे रखी है। और 32 में क्या बात? 32 क्या 33 में क्या है? यानी क्या बात बता रखी है? यानी शासन के मूल अधिकार, यानी शासन के मूल अधिकार, शासन के मूल अधिकारों को यानी शासन के जो बलों यानी मूल अधिकारों को बलों के लिए निबंधित, क्या बताया? निबंधित करने की शक्ति प्रदान। शक्ति किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 33 में दे रखा है। इसमें क्या है? यानी शासन जो लोकसभाएं, राज्यसभा
और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा संसद के 3 भाग होते हैं। पूर्ण रूप से एक राष्ट्रपति होता है, 2 होता है लोकसभा और राज्यसभा। जिसमें संसद के जो भाग है, जिसमें मूल अधिकारों के लिए, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनमें आर्टिकल 33 में दे रखा है, उसमें स्पष्ट बात रखी है कि जो संसद है, जो अपनी संसद है, उस संसद में कह रहा है कि जो संसद है जो मूल अधिकारों के बलों के लिए निबंधित करने की शक्ति प्राप्त है। इसमें बात क्या बात बताइए, यानी संसद को यह अधिकारों का होगा कि वह सशस्त्र यानी सशस्त्र बलों या पुलिस बलों या अर्धसैनिक बलों, यानी सशस्त्र बलों हो, चाहे सशस्त्र बलों हो या पुलिस बल हो या अर्धसैनिक बल हो, अर्धसैनिक बल हो या खुफिया एजेंसी हो एवं अन्य के मूल अधिकारों पर निबंधित यानी प्रतिबंध लगा सकती है। यानी उस पे क्या है कि आर्टिकल जिसमें कहा है कि वो आप निबंधित उल्लेखित कर सकता है, इसमें बात कर रखी है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद 33 के बारे में ध्यान रखना कि जो अपने सशस्त्र बलों हैं, पुलिस बलों हैं, अर्धसैनिक बलों की या खुफिया एजेंसी या अन्य के मूल अधिकारों का प्रतिबंध करता है। कौन सा आर्टिकल अंतर्गत है? ये 33 के अंतर्गत है। और ये बात क्या कर रहा है 33, यानी संसद के मूल अधिकारों को बलों के लिए निबंधित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? सशस्त्र बलों को, पुलिस बलों को, अर्धसैनिक बलों को या खुफिया एजेंसी या अन्य के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध, उनको पूर्ण रूप से अधिकार दे रखे हैं। ये आर्टिकल ये बात बता रहा है कि संसद ने इसमें क्या कहा कि ये संसद है, जो संसद है, संसद के तहत क्या है बात, संसद के तहत पहला संसद के तहत आपको ध्यान रखना है कि सैन्य अधिनियम दे रखा है। क्या दे रखा है? सैन्य अधिनियम। ये सैन्य अधिनियम बनाया गया। क्या बनाया गया? सैन्य अधिनियम बनाया गया। और दूसरा अधिनियम क्या बनाया गया? सैन्य अधिनियम और वायु अधिनियम। कौन सा? वायु सेना अधिनियम। वायु सेना अधिनियम और तीसरा अधिनियम बनाया था। 3 अधिनियम बनाए गए थे। जो पहला एक कौन सा है? फिर नौ सेना अधिनियम। कौन सा है? नौ सेना अधिनियम। ये पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना, मैंने ये तीनों बता दी। नौ सेना अधिनियम, नौ सेना अधिनियम, नौ सेना अधिनियम है। ये 3 अधिनियम बनाए गए थे। तो आपको ध्यान रखना, ये अधिनियम अलग अलग आधार पर भी इनको बनाया गया है। तो ध्यान रखना, ये अधिनियम आपको पूछ ले, अलग अलग पूछ ले। अलग अलग कैसे पूछे कि आपको ये पूछे कि संसद के तहत में आर्टिकल 33 के अंतर्गत जो संसद के तहत जो 3 अधिनियम बनाए गए, जैसे सैन्य अधिनियम, ये कब पारित किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, सैन्य अधिनियम था जो 1950 में आया था। कब आया था? ये 1950 में आया गया। और वायु सेना अधिनियम, जो वायु सेना अधिनियम था, ये भी कब पारित किया गया था? 1950 में ही प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1950 के तहत प्रारंभ किया गया। फिर नौ सेना अधिनियम आया और ये अधिनियम भी 1957 के अंतर्गत आया था। कब आया था? 1957 के अंतर्गत आया था। तो आपको ध्यान रखना, कभी भी ये छोटी छोटी बात आ जाती है तो ये किस आर्टिकल से संबंधित है? 33 के अंतर्गत है। क्या है? सैन्य अधिनियम, वायुसेना अधिनियम, नौ सेना अधिनियम, जो तीनों अलग अलग तारीखों में पारित किया गया, यानी अलग अलग वर्षों में पारित किया गया था। इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में बार बार पूछा है कि सशस्त्र बलों, पुलिस बलों या अर्धसैनिक बलों या खुफिया एजेंसी यानी मूल अधिकारों पर प्रतिबंध किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आप ध्यान रखना, ये 33 के अंतर्गत बात बता रखी है। किसके अंतर्गत बता रखी है? ये 33 के अंतर्गत बात बता रखी है। तो आप ध्यान रखना थोड़ा। अगला आर्टिकल दे रखा है, अगला आर्टिकल है 34वां। अगला आर्टिकल है 34। इसमें क्या कह रखा है? यानी किसी क्षेत्र
यानी क्या बात बता रखी है, यानी किसी भी क्षेत्र में सेना विधि या मार्शल लॉ, यानी सेना क्या है, यानी किसी भी क्षेत्र में क्या करती है, यानी सेना को भेज भी सकती है, उस पर कानून भी लगाए। परंतु मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ उसे बोलते हैं, क्या करते हैं कि उसको पूर्ण रूप से सैनिकों को अधिकार दे दिया जाता है और उसे ये कह देते हैं कि कहीं भी व्यक्ति बैठा हो उसे गिरफ्तार किया जाए, यानी उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से उसे किसी भी, चाहे दोषी हो या नहीं हो, उनको पूर्ण रूप से कानून के अंतर्गत उनको रखा जाए। फिर मार्शल लॉ लगने पर मूल अधिकारों का निर्बंधन करना, ये किसके अंतर्गत है, ये आर्टिकल 34 के अंतर्गत बात बता रखी है। 34 में क्या कह रखा है, यानी किसी भी क्षेत्र में सेना विधि मार्शल लॉ लगने पर मूल अधिकारों का निबंधन कर रखी है। क्या कर सकती है, वो निबंधन कर सकती है। इसमें ये एक बात बता रखी है कि जब किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ कानून जब पारित हो जाता है, उसको अधिकार है कि यानी कहीं भी बेटा व्यक्ति हो उसको मार भी सकता है और उसको अपने अंडर भी कर सकता है। और उसे क्या करता है, फिर शासन को यह अधिकार है कि वह यानी वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, यानी उसके आधार पर मूल अधिकार जो मिले हुए हैं उन पर वो प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी पूर्ण रूप से दे रखा है। किसके अंतर्गत दे रखा है, ये आर्टिकल 34 के अंतर्गत दे रखा है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इसमें मैंने जो बात बताई है तो थोड़ा सा आप इनको लाइनों को एक बार अपने किताब में अंडर में रखना, इनको आप अपनी स्क्रीन को भी लेते रहना, ताकि क्या है कि जो प्रश्न मैंने बताया है या शॉट लेते रहना, स्क्रीन शॉट, ताकि क्या है जो आप है ना अपने बुक में आराम से लिख सको, या आप इसको रिवाइज कर करके अपनी कॉपी में जैसे हैंड टू हैंड आप उनको छाप सकते हो, ताकि क्या इसमें से जो प्रश्न आते हैं मैंने जो लिखाया है उसकी बॉडी को आपको क्या है हैंड टू हैंड आपको मिल सके। अगला है आर्टिकल 35 दे रखा है, यानी शासन को मौलिक अधिकारों यानी भाग 3 को लागू करने के लिए कानून बनाने का विशेष शक्ति देता है। यानी ये 35 क्या कह रहा है कि 35 का कहने का मतलब यही है कि वो क्या कर सकता है, यानी किसी भी तरह वो आपको क्या कर सकता है, यानी उसको किसी भी तरह से वो आर्टिकल क्या कर सकता है, वो किसी भी तरह से, यानी किसी भी तरह से वो किसी की तरह से वो कानून पारित कर सकता है। आर्टिकल दे रखा था तो आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है कि जब इसमें क्या है कि मैंने आपको 34 में बताया था, उसमें एक मार्शल लॉ के बारे में मैंने बताया था, यानी बिना पूछताछ करते ही उस बंदे को क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। तो मार्शल लॉ ये क्या क्रियान्वयन के समय में जो सैन्य प्रशासन को जरूरी पद से हटाने यानी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार भी मिल जाते हैं। ये नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिबंध, यहाँ तक कि भी किसी भी मामले में वो नागरिकों के लिए वो मृत्युदंड तक भी दे सकता है। यानी वो क्या है कि इसमें अगर कोई भी समस्या हो, या मार्शल लॉ में यही है कि अगर किसी लाठी चार्ज में किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, उसमें मौलिक अधिकार में पूर्ण रूप से 34 में दे रखा है। अब आर्टिकल अपना बच रहा है 35वां। 35 में भी यही भाग है, यानी शासन को मौलिक अधिकार भाग 3 के तहत लागू है कि वो कानून बनाने की विशेष शक्ति देता है। यानी इस पे क्या करता है, ये पूर्ण रूप से ये कानून बनाने की शक्ति किसको दे रखा है, कानून बनाने की शक्ति किसको दे रखी है, ये अपन को पूर्ण रूप से कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल 35 के अंतर्गत इसमें दे रखा है। इसमें क्या कह रखा है, यानी वह शासन के अनुच्छेद, इसमें ध्यान रखना 3 अनुच्छेद ऐसे दे रखे हैं, तो आप ध्यान रखना 16(3) क्या है, 16(3) है। और फिर क्या कौन से अनुच्छेद, जो 32(3) है, 16(3) है, 32 क्या बता रखा है, 16(3), 32(3), 33, 34, 32, 33, 33 और 34, 33 और 34 ये आर्टिकल दे रखे हैं, ये अनुच्छेद। इन अनुच्छेद के अंतर्गत भी
32 को पूर्ण रूप से ये आर्टिकल में जो बातें हैं यानी संबंधित मामलों में कानून बनाने का अधिकार दिया गया, इसमें भी ये अनुच्छेद दे रखा है, इसको पूर्ण रूप से, इसको क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, कानून बनाने का अधिकार है। क्या बना सकता है ये, कानून बनाने का अधिकार दे रखा है, कानून बनाने का अधिकार दे रखा है। कौन कौन सा आर्टिकल, 16(3), 32(3), 33 और 34 अनुच्छेद जो कानून बनाने का पूर्ण रूप से अधिकार दे रखा है। जैसे जो सरकारी रोजगार में निवास कर रहा है या उसकी शर्तें हो रही है उनके अनुसार, यानी कुछ मौलिक अधिकारों के संबंध में भी कानून बनाने का अधिकार भी 32 जो अपने 35 के अंतर्गत ही बात कर रखी है। या मार्शल लॉ के दौरान कई कार्रवाई के लिए भी क्षमा प्रदान कर रहा है, यानी मार्शल लॉ के अनुसार जो भी समाधान प्रदान करने की जो भी शक्ति होती है उस पर भी कार्रवाई करने की शक्ति पर भी समाधान जो कार्रवाई करने की समाधान की जो शक्ति होती है उस पर भी 35 के अंतर्गत बात बता रखी है। तो आपको ध्यान रखना, मैंने आपको यहाँ तक आज की मैंने क्लास बता रखी है। तो मैंने आज को ये अपने मौलिक अधिकार थे, यहाँ से अपने पूर्ण होते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कोई भी आर्टिकल आता है तो आपको, मुझे लग रहा है यहाँ से आपके कई बार जाने की संभावना नहीं है। इसलिए कहते हैं अगर अपनी काबिलियत पर शक के बजाय यकीन किया जाए तो अंगुलियां उठाने वाले भी ताले बजाना शुरू कर देंगे। तो अगर आपने ये सारा पढ़ लिया तो आपके कोई भी लोग कह रहे हैं ना आप पे अंगुलियां उठाते हैं, वो भी आप पे क्या करेंगे, एक दिन तालियां बजाने लग जाएंगे। दोस्तों मेरा कहना का मतलब यही है कि आपको बढ़िया पढ़ना है और आपके एग्जाम आ रहा है, नजदीक आ चुके हैं, वीडियो का पेपर भी है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है, आपको है ना धूम पढ़ना है और आपको अपनी सफलता के लिए आपको किसी भी हालत में नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और हमारे समर्पण एजुकेशन हब में सारी क्लासें कंटिन्यू चल रही है, उनको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपकी सफलता आपको मिल सके। दोस्तों इस क्लास को आप शेयर करो, लाइक करो और आप इसको आगे बढ़ाने की भी आप रखो ताकि हमें बार बार आपको क्या कहने की जरूरत पड़े। आपको इतनी सी बात पे ध्यान रखो, आप बहुत ज्यादा कमेंट भी करते हो। तो इसलिए मेरा मतलब यही कहना है कि इस क्लास पे विश्वास करो, सही ना। टीचर तो यहाँ विश्वास लायक है ही, पर आप विश्वास टीचर को कब दिलाओगे, जब आप कुछ स्वयं पढ़ के उसे आगे बढ़ाओगे, यानी हमारी क्लास को एक दूसरे के साथ में शेयर करोगे, तभी हमारा भी भला होगा और उससे ज्यादा आपका भला होगा। दोस्तों थैंक यू, यहाँ तक ठीक है, ओके।